नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम रहेगा। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा जो केरला पीएससी का 2015 का पेपर डिस्कशन कर रहे थे, उसी की चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। ये केरला पीएससी का फूड सेफ्टी ऑफिसर का 2015 का पेपर है। इस केरला पीएससी के 2015 के फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर में से हम लोगों ने 18 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे और इसकी क्लास ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे डली हुई, जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास को आगे बढ़ाने के पहले एक छोटी सूचना कि द हमारा जॉब्स वाला की तरफ से एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के तहत हम लोग 7,000 प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके तहत 70 टेस्ट रहेंगे। ये टेस्ट आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और एफएलटी के रूप में मिलेंगे। अभी टॉपिक वाइज टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। यूनिट 1 में 5 टॉपिक हैं और पांचों टॉपिक के 5 टेस्ट, दैट मीन्स कि 500 क्वेश्चन और उनका डिटेल्ड डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग चाहें तो जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, आपको प्ले स्टोर से जॉब्स वाला की एप्लीकेशन सर्च करनी है और वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट आप लगा सकते हैं। इसमें पहला टेस्ट क्या है, ओपन भी रखा गया है, आप पहले टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, चलो चालू करते हैं हमारी क्लास को। इस टैब को बंद कर देते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 से हम हमारी चर्चा को चालू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि द बेस मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग श्रीखंडी, श्रीखंड बनाने का जो बेस मटेरियल होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बेस लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि आप इडली बनाते हैं तो इडली बनाने का बेस मटेरियल क्या होता है, राइस होता है। इडली बनाने का बेस मटेरियल क्या होता है, राइस होता है, जिसको आप क्या करते हैं, फर्मेंट कर लेते हैं ना, जिसमें क्या करवाते हैं आप, फर्मेंटेशन करवाते हैं। उसी प्रकार से श्रीखंड बनाने का बेस मटेरियल क्या होता है, चक्का, छेना, कर्ड या चीज। जो रसगुल्ला होता है ना, हमने इसी पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप लोग चेक कर लीजिएगा इसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है, पूछा गया था, ये रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में रसगुल्ला इज प्रिपेयर्ड यूजिंग, रसगुल्ला का बेस मटेरियल क्या होता है ये पूछा गया था। रसगुल्ला का बेस मटेरियल क्या होता है, छेना होता है ना। अभी हमसे पूछा जा रहा है कि बेस मटेरियल फॉर श्रीखंड क्या होता है, श्रीखंड का बेस मटेरियल क्या होता है। तो श्रीखंड का बेस मटेरियल होता है चक्का, है ना। श्रीखंड का बेस मटेरियल क्या होता है, चक्का होता है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने देखा कि यार एक पैटर्न मेरे को समझ में आया। पैटर्न क्या समझ में आया बाबू, पैटर्न ये समझ में आया कि यहाँ पर बेस मटेरियल के तुम 2 क्वेश्चन मेरे से एक ही पेपर में पूछ लिए हो। मतलब मुझे लगता है कि बेस मटेरियल वाली जो चीज़ है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे बाबू। इस टेबल में क्या मिलेगा आपको, एक तरफ पूरा फूड प्रोडक्ट मिल जाएगा, दूसरी तरफ उसका बेस मटेरियल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जो श्रीखंड होता है उसका, श्रीखंड का जो बेस मटेरियल होता है वो क्या होता है, चक्का होता है। लेकिन चक्का भी कहीं से निकल के आता होगा, तो चक्का कहाँ से निकल के आता है, कर्ड से, है ना। कहाँ से निकल के आता है, कर्ड से चक्का मिलता है। चक्के से हम क्या बनाते हैं, श्रीखंड बनाते हैं। अगेन की दूध से ही आप क्या करते हैं, हजारों प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। इट डिपेंड्स कि किस प्रोसेस को आप यूज कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पे आप यूज कर रहे हैं, किस स्टेज में आप यूज कर रहे हैं ना। दूध से ही आप अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। यह निर्भर करता है कि किस स्टेज पे आप काम कर रहे हैं। जैसे आपके घर में दूध रखा हुआ है, आपने समझिए कि दूध लाए और दूध को आप उबाले नहीं, वो रखा रह गया 2 दिन तक, तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या वो खराब हो गया है, नहीं खराब नहीं हुआ है ना, वो खराब नहीं हुआ है। हाँ, पीने योग्य नहीं रह गया, इसको कह सकते हैं कि पीने योग्य नहीं रह गया है, लेकिन वो खराब नहीं हुआ है। मतलब कि वो जो दूध फट गया है, अब वो क्या हो गया, दही बनने की स्टेज में चला गया है। अब आप आगे के काम उसमें कर सकते हैं। हाँ, पी नहीं सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि पीने में स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पनीर का जो बेस मटेरियल होता है वो कुछ नहीं रहता, बेसिक आपका मिल्क रहता है। उसमें आप क्या कर देते हैं, सिट्रिक एसिड डाल देते हैं या फिर कोई भी एसिडिक मटेरियल उसमें सामान्यतः डाल देते हैं। ठीक है, छेना हमने ऑलरेडी देख लिया कि छेना कहाँ से बनता है, मिल्क से। और छेना से क्या बनता है, रसगुल्ला बनता है। छेना से क्या बनता है, रसगुल्ला बनता है। ठीक है, खोया से कैसे कैसे आता है, बटर से क्या आता है, कर्ड से क्या आता है, घी कैसे आता है, लस्सी कैसे आती है, सबका बेस मटेरियल यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, लिखा हुआ है आपको। ठीक है, एक बार आप इसको देख लेंगे। ये ऊपर डेयरी प्रोडक्ट की लिस्ट थी, नीचे डेयरी प्रोडक्ट के अलावा, जैसे मान लो डेयरी प्रोडक्ट के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका बेस मटेरियल पूछा जा सकता है। जैसे मान लो ब्रेड है ना, जो आपके घर में ब्रेड आता होगा, स्पंजी वाला, स्पंजी ब्रेड। वो जो ब्रेड होता है किसका बना होता है, व्हीट फ्लोर का बना होता है। कई बार इसमें मैदे का भी ब्रेड आता है, कई बार मैदे का भी ब्रेड आता है। लेकिन मैदे के ब्रेड की मार्केट में डिमांड कम है, क्योंकि मैदा ऑलरेडी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इस कारण सामान्यतः किसका मिलता है हमको, व्हीट फ्लोर का भी मिलता है। चूंकि उसको फर्मेंटेशन करवाना रहता है, तो हम उसमें फर्मेंटेशन के लिए किसका यूज करते हैं, ईस्ट बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ठीक है, जो चपाती है, हमारी रोटी है, वो तो व्हीट फ्लोर ही होता है। इडली डोसा का जो मेन चीज होता है वो क्या होता है, राइस होता है। इसके अलावा हम किसका यूज करते हैं,
उड़द दाल का यूज करते हैं। डोसे में किसका यूज किया जाता है सामान्यतः? उड़द दाल का। इडली में किसका यूज किया जाता है सामान्यतः? राइस का, है ना। पिकल्स में वेजिटेबल्स हो जाती हैं। वेजिटेबल्स यहाँ पे इसके एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो वेजिटेबल्स में आज की तारीख में अचार आप लेने जाएंगे तो हर चीज का अचार मिल रहा है मार्केट में, है ना। लहसुन का अचार, प्याज का अचार, मतलब पहले अचार का मतलब क्या होता था? आम का अचार, है ना। लेकिन अभी सब चीज का अचार मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? वेजिटेबल्स, ठीक है। जैम की बात करें, इसमें हमने जैम का ऑलरेडी क्वेश्चन लगाया हुआ है कि जैम में सॉलिड कंटेंट कितना होना चाहिए, है ना। जेली, स्क्वाश, टोफू। टोफू क्या होता है? टोफू सोयाबीन के दूध से बनाया गया एक मटेरियल होता है जो प्रोटीन जो हमारा पनीर जैसा दिखता है ना, दिखता पनीर जैसा है पर वो टोफू कहलाता है, ठीक है। जो सोयाबीन के दूध से क्या है, बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला, आउटलाइन फॉर डेयरी टेक्नोलॉजी रिटर्न बाई, ये पुस्तक है आउटलाइन फॉर डेयरी टेक्नोलॉजी। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी गई थी सुकुमार डे के द्वारा। किसके द्वारा? सुकुमार डे के द्वारा। यहाँ पर एक लिस्ट में दे रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं और उन पुस्तक का जो फोकल एरिया है वो क्या है ना। जैसे उदाहरण के लिए एक किताब है फूड साइंस नाम की, है ना। ये श्री लक्ष्मी जी के द्वारा लिखी गई थी। आउटलाइन फॉर डेयरी टेक्नोलॉजी सुकुमार डे के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स आर्ली रे के द्वारा लिखी गई थी, है ना। इसके अलावा फूड माइक्रोबायोलॉजी है वो फ्रेजर एंड वेस्टॉफ के द्वारा लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग हेल्डमैन एंड लैंड के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस है वो जीसी बनर्जी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो अगेन यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से आप चाहें तो कुछ किताबें याद रख सकते हैं ना। जैसे प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग आपको पता होना चाहिए, है ना। टेक्स्ट बुक ऑफ डेयरी केमिस्ट्री क्या है? आर ए लाल की पुस्तक, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इंट्रोडक्टरी टू फूड माइक्रोबायोलॉजी जे और जेम्स और एम के द्वारा, है ना। ये जो फूड माइक्रोबायोलॉजी है आपके सिलेबस में भी है। कहाँ पर है? सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक ही दरअसल यही मिल जाएगा आपको कि फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ किताबें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिंक कलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीट इज ड्यू टू। जो मीट होता है, मांस होता है, उसमें एक पिंक कलरेशन होता है, पिंक पिगमेंटेशन होता है। वो जो पिंक पिगमेंटेशन हो रहा है मांस के ऊपर, वो किसकी वजह से हो रहा है? मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, नाइट्रोसिल मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन या फिर नाइट्रोसिल हीमोक्रोमोजेन, ये किसके कारण होता है? तो जो पिंक कलरेशन ऑफ द मीट इज ड्यू टू द नाइट्रोसिल हीमोक्रोमोजेन, है ना। किसके द्वारा? नाइट्रोसिल हीमोक्रोमोजेन। यहाँ पे क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब कलर होता है। क्या मतलब होता है क्रोम का? कलर ही होता है ना। क्रोम शब्द जो होता है वो कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखने के लिए, द पिंक कलर इज ड्यू टू दी नाइट्रो नाइट्रोसिल हीमोक्रोमोजेन, है ना। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे सुधार कर लेंगे। खैर, व्हेन द मीट्स आर क्योर्ड, है ना, अ वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स एंड नाइट्रेट्स आर यूज्ड। मीट क्योरिंग का मतलब एग्जैक्टली यहाँ से क्या है, तो उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। किसका ट्रीटमेंट किया जाता है मीट में? मीट में ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि मीट को हम सॉल्टिंग करते हैं। मीट में हम क्या करते हैं? सॉल्टिंग करते हैं, अथवा अदर केमिकल्स जब डालते हैं, तो वो प्रोसेस दरअसल क्या कहलाती है? क्योरिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो जो उस क्योरिंग की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कलर निकल करके आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पिंक कलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, मायोग्लोबिन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ऑक्सी मायोग्लोबिन है तो ब्राइट रेड कलर देगा, मेट मायोग्लोबिन है तो ब्राउन कलर देगा, नाइट्रोसो मायोग्लोबिन तो पिंक कलर देगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। अगला, नेचुरल केसिंग फॉर सॉसेजेस प्रिपरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम, है ना। सॉसेज तैयार करने के लिए प्राकृतिक आवरण किससे प्राप्त किया जाता है, तो प्राकृतिक आवरण कहाँ से आता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, कोलेजन, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सब म्यूकोसा या फिर सेलुलोज। तो ये जो नेचुरल जो वो होती है, केसिंग होती है, ये किससे आती है? इंटेस्टाइनल सब म्यूकोसा से आती है ना। किससे आती है? इंटेस्टाइनल सब म्यूकोसा से। नेचुरल केसिंग्स फॉर अ सॉसेज प्रिपरेशन फॉर आर डिराइव्ड फ्रॉम द सब म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द मीट एनिमल्स, है ना। प्राइमरली पिग्स, सीप, कैटल, है ना। जानवर हो गए, भेड़ हो गई, इसके अलावा सुअर हो गया, इन सब के उसमें से ये डिराइव किया जाता है, ठीक है। क्या डिराइव किया जाता है? सब म्यूकोसा, उनके इंटेस्टाइनल पार्ट से ये लेयर होती है स्किन की, उसको डिराइव किया जाता है। सब म्यूकोसा क्या है? म्यूकस लेयर हो गई हमारी, उसके बाद नीचे क्या होती है? सब म्यूकस लेयर होती है, ठीक है। तो सब म्यूकस लेयर को कहाँ से डिराइव किया जा रहा है? इंटेस्टाइनल पार्ट से डिराइव किया जा रहा है। वो बात यहाँ पे की जा रही थी, ठीक है।
अगला है पीएससी कंडीशन फॉर पोर्क इज कॉज्ड ड्यू टू। ये पीएससी कंडीशन जो होती है पोर्क में, है ना, पोर्क मीट में देखने को मिलती है, यह किसके कारण होती है? पहला है कि शॉर्ट टर्म प्री स्लॉटर्ड स्ट्रेस, दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस, तीसरा है रैपिड डिक्लाइन इन द मसल पीएच, और चौथा है कि ए और सी बोथ, है ना। तो पहला कि शॉर्ट टर्म प्री स्लॉटर्ड स्ट्रेस बिल्कुल सही है, रैपिड डिक्लाइन इन द मसल पीएच, है ना, इसके कारण होता है। अब आता है कि ये पीएससी कंडीशन क्या होती है। पीएससी का फुल फॉर्म होता है पेल सॉफ्ट एक्जुडेटिव, है ना। ये जो पेल सॉफ्ट एक्जुडेटिव टर्म बना हुआ है, इसका मतलब होता है इट इज द कंडीशन इन अ पोर्क इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, हमने दो फैक्टर देख लिए, एक हमने वहां पर पीएच का फैक्टर देख लिया, है ना, और दूसरा क्या फैक्टर देख लिया हमने, स्ट्रेस का फैक्टर देखा। एक स्ट्रेस तनाव, दूसरा पीएच का फैक्टर हमने वहां पे देखा। इस प्रकार के कई सारे मल्टीपल फैक्टर इसमें क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, विच लीड्स टू द रैपिड ड्रॉप इन मसल पीएच एंड हाई मसल टेम्परेचर पोस्टमार्टम। दिस कंडीशन ऑफ अ लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर कॉजेस मसल प्रोटीन टू डीनेचुरेट, है ना। अभी जो पेल सॉफ्ट और एग्जीक्यूटिव कंडीशन आई, है ना, किसके कारण आई वो हमने, हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, कि भाई पीएच हुआ, स्ट्रेस हुआ, ये सब बात। लेकिन ये जो कंडीशन आई इसके कारण होता क्या है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। ये क्लास में पढ़ाया हुआ है प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है। इसका मतलब सामान्यतः है कि जो प्रोटीन होता है उसके स्ट्रक्चर्स की यदि हम बात करें, है ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इसके नीचे एक आ जाता है हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर, एक आता है हमारा इसी में, है ना, प्राइमरी के बाद सेकेंड, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी, ठीक है। समझो कि तुम्हारा प्रोटीन इस फॉर्म में है, लेकिन यदि ये कंडीशन हो जाए, पीएससी कंडीशन हो जाए, तो तुम्हारा जो डीनेचुरेशन होगा प्रोटीन का, वह क्वाटनरी स्ट्रक्चर टूट जाएगा और किस में आ जाएगा, टर्सरी में। यदि टर्सरी में था तो टर्सरी टूट जाएगा और किस में आ जाएगा, सेकेंडरी में। यदि सेकेंडरी में था तो सेकेंडरी टूट जाएगा और किस में आ जाएगा, प्राइमरी प्रोटीन के उसमें स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ दी प्रोटीन बोलते हैं, और ये कहाँ पे होता है, पीएससी कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आता है कि पीएससी जो स्लॉटर स्ट्रेस था, हमने ऊपर देखा है कि भाई पीएससी स्लॉटर स्ट्रेस क्या था। तो वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है ना, इवेंट्स लाइक फाइटिंग, ओवर क्राउडिंग, इलेक्ट्रिक प्रॉट्स और रफ हैंडलिंग कैन ट्रिगर रिस्पॉन्स, है ना। जैसे समझो कि आप सुअर को काटने के लिए लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। अब सुअर को काटने के लिए जब लेकर के जाएंगे तो वो भी क्या करेगा, फाइट बैक करेगा, ठीक है। तब एक स्ट्रेस हो सकता है। इसके अलावा समझो कि एक स्लॉटर हाउस है जहाँ पे बहुत सारे सुअर हैं, तो ये ओवर क्राउडिंग हो गई, ठीक है। तो उस ओवर क्राउडिंग की वजह से सुअर में क्या आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है। आपने उसको मारने के लिए क्या दिया, अलग अलग तकनीकें अपनाई है, बेहोश करने के लिए अलग अलग तकनीक अपनाई। तो उसमें एक तकनीक क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक प्रॉट तकनीक हो सकती है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो यदि इसके कारण क्या हुआ, वो डर गया तो स्ट्रेस हो सकता है, या आपने उसको बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया, है ना, केयरफुली हैंडल नहीं किया तो स्ट्रेस हो सकता है। और इस स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा, वहां पे पीएससी निकल करके आएगा, ठीक है। पीएससी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग स्थितियों में क्या है, देखने को मिलता है। अब आता है द विटामिन विच इज एब्सेंट इन चिकन एग, है ना। जो चिकन का एग होता है, मुर्गी का अंडा होता है, उस मुर्गी के अंडे में लिखित में से कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है। तो मुर्गी के अंडे में विटामिन सी की कोई प्रेजेंस नहीं होती है ना, मुर्गी के अंडे में विटामिन सी की कोई प्रेजेंट नहीं होती है। विटामिन विच इज एब्सेंट इन एग इज विटामिन सी। विटामिन सी कंटेन्स इन्फेक्शियस एंड हीलिंग, कंट्रोल्स इन्फेक्शियस एंड हीलिंग वुंड्स, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि हमको क्या रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। अब स्कर्वी रोग किसकी कमी की वजह से हुआ, विटामिन सी की कमी की वजह से हुआ। स्कर्वी रोग के सिम्टम्स क्या होंगे, वुंड्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, रैसेस बन जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, पेन होता है, ठीक है। अब ये इन्फ्लामेशन, रेडनेस, पेन, वुंड्स, ये जो कुछ भी हो रहा है विटामिन सी की कमी के कारण हो रहा है। तो मैं कहता हूँ विटामिन सी दे दो तो ये सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब कि विटामिन सी कंट्रोल्स द इन्फेक्शन एंड हील्स वुंड्स, ठीक है। यही तो बात थी हमारी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, है ना। ये कुछ फूड्स में पाया जाता है लेकिन चिकन एग में नहीं पाया जाता। एग्स ऑल्सो कंटेन डिसेंट अमाउंट ऑफ दी, अब जो एग होता है, चिकन एग होता है, उसमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी रहता है, विटामिन ई रहता है, विटामिन के रहता है, विटामिन बी6 रहता है, कैल्शियम रहता है, जिंक रहता है। इस प्रकार के भी चीजें उसमें पाई जाती हैं। तो फिर विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, विटामिन सी का जो एकमात्र सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है वो क्या माना जाता है, सिट्रस फ्रूट्स। क्या माना जाता है, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कोई एक फ्रूट नहीं है, यह कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रूट है ना। ऐसे सभी फ्रूट जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऐसे सभी फ्रूट जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है उनमें विटामिन सी पाया जाएगा, ठीक है। लाइक ऑरेंजेस हो गया,
ठीक है। इसके अलावा मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, जो भी आपका चलता है मार्केट में, आंवला हो गया है ना, ये सब। इसके अलावा पेपर्स हो गया, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैक कोरेंट्स है ना, ब्रोकली हो गया, गोभी आपकी है ना, ब्रसल्स स्प्राउट्स, पोटैटोज, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, दो चीजें इसमें प्राइमरली एब्सेंट रहती हैं चिकन एग में, एक विटामिन सी हो गया, दूसरा क्या हो जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट भी, इसमें किसी प्रकार का कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। ठीक है। पाया क्या जाता है तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि विटामिन ए है, डी है, ई है ना, विटामिन हमारा 6 है, विटामिन 12 है। ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें उसमें पाई जाती हैं। ठीक है। चलो, अगला आता है द बैक्टीरियम नोन एज टेरर ऑफ द डीप, है ना। किस बैक्टीरियम को टेरर ऑफ द डीप के नाम से जाना जाता है, इतना ही क्वेश्चन में खत्म हो जाता है। आगे तो उसकी पहचान दी हुई है, क्या पहचान दी हुई है, ड्यू टू द सी फूड पॉइजनिंग इट कॉजेस विथ द हाइएस्ट फर्टिलिटी रेट ऑफ द रेट ऑफ एनी फूड वन बैक्टीरियम। ठीक है। यह जो टेरर ऑफ द डीप है, जो कि कहाँ पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है, यह हाईएस्ट फर्टिलिटी शो करता है, सर्वाधिक मृत्यु दर शो करता है, किस मामले में, फूड बॉर्न डिजीज के मामले में। तो ये जो टेरर ऑफ द डीप बैक्टीरियम है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसका एग्जैक्टली ओरिजिनल नाम क्या है, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है, साल्मोनेला एंटरटाइडिस, है ना। दूसरा आ जाता है इसी में विब्रियो वल्निफिशियस, तीसरा है विब्रियो पैरा हेमोलिक्टस, चौथा है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम से क्या होता है, बोटुलिज्म होता है ना, क्या होता है, बोटुलिज्म होता है। यह एक प्रकार का क्या है, फूड इंटॉक्सिकेशन है। क्या है, बॉट्यूलिज्म क्या है, एक प्रकार का फूड इंटॉक्सिकेशन ही है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन वो नहीं, हमारा क्वेश्चन टेरर ऑफ द डीप क्या है, टेरर ऑफ द डीप क्या है, विब्रियो वल्निफिकस, है ना। क्या है, टिड्रियो वल्निफिकस हमारा राइट आंसर है, जो कि टेरर ऑफ द डीप के नाम से जाना जाता है। ये टेरर ऑफ द डीप क्या करता है, एक हैवॉक कॉज करता है। इस हैवॉक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि यदि इसका इंटॉक्सिकेशन हुआ फूड में, तो उस फूड को खाने वाले व्यक्ति की मृत्यु लगभग तय है। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो बैक्टीरिया नोन एज द टेरर ऑफ द डीप इज विब्रियो वल्निफिकस, द बैक्टीरियम इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ अ सी फूड रिलेटेड इलनेस एंड नोन फॉर इट्स हाई फर्टिलिटी रेट अमंग दी फूड वन पैथोजेंस। जितने भी फूड वन पैथोजेंस होते हैं, फूड में टॉक्सिसिटी फैलाने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, वायरस होते हैं, इन सब में सबसे खतरनाक कौन है, विब्रियो वल्निफिकस। ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। मोर्टेलिटी रेट कितना ज़्यादा है उसका, 30 से 50% का, मतलब यदि 100 लोगों ने ऐसा खाना खाया जिसमें कौन था, विब्रियो वल्निफिकस था, उसमें से 30 से 50 लोगों के मरने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं, जैसे विब्रियो वल्निफिकस को क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ द डीप बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, इसको डेडलिएस्ट फूड पॉइजन बोलते हैं ना। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम को, जिसके कारण क्या होता है, बॉटुलिज्म होता है। क्या होता है, बॉटुलिज्म होता है। बॉटुलिज्म क्या होता है, कि न्यूरोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है। मतलब तुमने ऐसा खाना खाया जिसमें कौन था, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम था, तो वह तुम्हारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, काम करने से रोक देगा, है ना। तो ये न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है। बॉटुलिज्म नाम की डिजीज क्या है, फैलाता है। ठीक है। इसको डेडलिएस्ट फूड पॉइजन बोलते हैं। इसके अलावा एक लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस होता है, इसको प्रेगनेंसी पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी पैथोजन बोलते हैं। यह जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं, उनकी बर्थ को क्या कर देता है, या उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता क्या कर देता है, रोकता है, मिसकैरेज करवा देता है। ठीक है। इसके अलावा बैसिलस सेरस होता है, उसको फ्राइड राइस सिंड्रोम बग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्राइड राइस सिंड्रोम बग। फूड पॉइजनिंग फ्रॉम स्टार्ची फूड लाइक राइस और नूडल्स, ये किसके कारण होती है, बैसिलस सेरस के कारण होती है। ठीक है। ऐसे ही एस्चेरिचिया कोलाई है, उसको बर्गर बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बर्गर बग बोलते हैं, या फिर ब्लडी डायरिया बग के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ये अलग अलग फूड, अलग अलग प्रकार के फूड जो पैथोजेंस हैं, उनको अलग अलग एक निक नेम दिया गया है। वो निक नेम आप यहाँ पे बढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है उसको। चलो, अगला आता है हमारा द स्टनिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर द स्लॉटर ऑफ द एडल्ट कैटल। यदि एक एडल्ट कैटल है ना, एडल्ट कैटल का मतलब कि बछड़ा नहीं है, वो बड़ा जानवर है, तो उसके लिए कौन से प्रकार के स्टनिंग मेथड को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है। स्टनिंग मेथड क्या है, वह प्रक्रिया जिसके आधार पर आप क्या करते हैं, इसको बेहोश करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। इस जानवर को काटने के पहले क्या किया जाएगा, बेहोश किया जाएगा। तो वो कौन सा मेथड इसके लिए अपनाया जा सकता है। ठीक है। पहला हमारा इसमें जो ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रिक स्टनिंग, दूसरा है पेनिट्रेटिव कैप्टिव
बोल्ट पिस्टल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टनिंग, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो कैटल होता है, एडल्ट कैटल होता है, उसके लिए जो बेहतर मेथड माना गया वो क्या माना गया, पेनिट्रेटिव कैप्टिव बोल्ट पिस्टल, है ना, क्या माना गया है, पेनिट्रेटिव कैप्टिव बोल्ट पिस्टल। स्टनिंग क्या था, हमने डिस्कस किया कि स्टनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग एनिमल अनकॉन्शियस, हमने बोला बेहोश करना है या फिर उसको क्या बना देना है, इनसेंसिबल। भाई किसी को बेहोश कर दोगे तभी तो तुमको फील नहीं कर पाएगा, किसी दर्द को फील नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बेहोश है, उसको पता ही नहीं चल रहा है भाई, है ना। तो इनकॉन्शियस बनाने की प्रोसेस या इनसेंसिबल बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टनिंग बोलते हैं। क्यों किया जाता है, ताकि उसको दर्द का एहसास ना हो। कौन सा दर्द, वो दर्द जो उसको काटने के पहले, जो जो उसको काटने के दौरान होगा। काटना क्यों है, तो क्योंकि आपको खाना है जानवर को, ठीक है, इसलिए। इट इज डन टू इंश्योर द एनिमल वेलफेयर, वर्कर सेफ्टी एंड मीट क्वालिटी। मतलब दुनिया कितनी वो है, मतलब दयालु है ना, दुनिया कितनी दयालु है कि जानवर को मारने के पहले जानवर को बेहोश किया जाता है ताकि जानवर को दर्द का एहसास ना हो, पर जानवर को हम खाना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एनिमल वेलफेयर का हमने एक तरीका निकाल लिया है कि जानवर को दर्द का एहसास ना होने पाए, मारना बंद नहीं करेंगे उसको, ठीक है। है, तो क्या मेथड अपना सकते हैं, जैसे हमने कहा कैटल है, एडल्ट कैटल है, तो कैप्टिव बोल्ट पिस्टल मेथड अपना सकते हैं, जिसमें दो प्रकार का होता है, एक पेनेट्रेटिंग होता है, एक नॉन पेनेट्रेटिंग होता है। हमको अभी उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया हुआ था, हमारे ऑप्शन में सिंपल क्या दे दिया था उन्होंने, पेनेट्रेटिव कैप्टिव बोल्ट पिस्टल, वो हमने लगा दिया, ठीक है। अब पेनेट्रेटिव और नॉन पेनेट्रेटिव में क्या डिफरेंस आता है, पेनेट्रेटिव का सिंपल सा मतलब होता है कि पेनेट्रेट्स स्कल, डैमेजेस ब्रेन, सिंपल सा कि आपके सिर में, जानवर के सिर में, सॉरी आप तो जानवर नहीं ना, जानवर के सिर में क्या किया जाएगा, एक भारी वजनदार चीज, बोल्ट या हथौड़ा या कुछ भी क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, ताकि वो क्या हो जाए, विद इन द सेकेंड अनकॉन्शियस हो जाए, इनसेंसिबल हो जाए, बेहोश हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है, स्कल में आपके खोपड़ी में क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है नॉन पेनिट्रेटिव, इसमें ब्लंट ट्रॉमा दिया जाता है, मतलब अचानक से कोई ट्रॉमा दिया जाएगा, उसके कारण क्या होता है, जानवर उसमें इनकॉन्शियस स्टेज में क्या है, पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये कैटल के लिए दो मेथड अपनाते हैं। यदि सुअर की बात करें, पिग्स की, है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक मेथड अपनाते हैं, जैसा ऑप्शन में दिया हुआ था, CO2 उसको सुंघा देते हैं ना, वो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसके अलावा एक स्टनिंग मेथड भी अपनाया जाता है इनके में, लेकिन कौन सा स्टनिंग मेथड, गैस चैम्बर वाली, ठीक है। पोल्ट्री सेक्टर की बात करें, मुर्गी वगैरह की, है ना, तो यहाँ पे वाटर बाथ स्टनिंग करवा दिया, पानी में डुबो डुबो देते हैं उसको, है ना, क्या कर देते हैं, पानी में डुबो देते हैं उसको। इसके अलावा गैस स्टनिंग भी करवाई जाती है। सीप या गोट या बकरी की बात करें तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक स्टनिंग मेथड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग प्रकार का उपयोग करते हैं। ये जो बैफेलोज है उसको भी आप चाहें तो कैटल कैटेगरी में ही रख सकते हैं, वैसे ही कैटल कैटेगरी में ही आता है सामान्यतः, तो ठीक है, तो आप वहीं रख सकते हैं, सेम मेथड यूज किया जाएगा, पेनिट्रेटिव कैप्टिव बोल्ट स्टनिंग मेथड, ठीक है। 27th क्वेश्चन है, द ड्रेसिंग परसेंटेज फॉर अ पिग्स इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सबसे पहले समझ लो ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो समझो कि तुम्हारे पास एक जानवर है ना, इट इंडिकेट्स हाउ मच यूजेबल मीट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लाइव एनिमल आफ्टर द स्लॉटर, ठीक है। तुम्हारे पास ये क्या है, एक सुअर है, ठीक है। अब इस सुअर से को तुमने काटा, है ना, ये तुम सुअर पकड़ के ले आए जंगल से, तुमने इसको काटा, पहले तुमने स्टनिंग किया, बाद में पूरी प्रोसेस अप्लाई करी, बाद में उसको तुमने काटा। अब जब काटा तो उसमें से बहुत सारा मटेरियल ऐसा होगा जो तुम्हारे काम का नहीं होगा, जैसे उदाहरण के लिए उसकी चमड़ी है ना, उसमें पूंछ होती होगी, पूंछ भी होती होगी, है ना, होती है, ठीक है। तो चमड़ी है, पूंछ है, वो सब तुम खाओगे नहीं, तो वो सब क्या हो गया, वेस्टेज मटेरियल निकल गया। तो समझो इसका वजन कितना था, 100 किलोग्राम था, और इसमें से जो कचरा था, जो ऐसी चीजें थी जो तुम्हारे काम की नहीं थी, वो कितनी निकल गई, 60 किलोग्राम की निकल गई। तो बचा कितना, 40 किलोग्राम, बचा कितना, 40 किलोग्राम। ड्रेसिंग परसेंटेज कितना हो गया, 40 किलोग्राम, ठीक है। वो पोर्शन जो तुम्हारे खाने योग्य बचा अंत में, वो क्या कहलाता है, ड्रेसिंग परसेंटेज कहलाता है। तो यही ड्रेसिंग परसेंटेज सुअर का कितना होता है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ड्रेसिंग परसेंटेज सुअर का कितना होता है, 75% होता है, कितना होता है, 75% होता है, ठीक है। अब सुअर में सींग नहीं होती है, वरना वो भी वेस्टेज में निकल जाता, तो फिर ड्रेसिंग परसेंटेज कम हो जाता। बड़े जानवरों में सींग भी मिलेगी, पूंछ भी मिलेगी, जो कैरकस है, बाहरी चमड़ी है, वो भी मिलेगी, बाहरी चमड़ी थोड़ा ना खाते हो, ठीक है।
तो ड्रेसिंग परसेंटेज इक्वल टू कार्कास वेट अपॉन लाइव वेट इनटू 100। कुछ नहीं करना है। कार्कास वेट का मतलब क्या हुआ, वो पोर्शन जो तुम नहीं खाने वाले हो। कार्कास का मतलब क्या होता है, चमड़ी होता है। वैसे कार्कास का मतलब क्या होता है, चमड़ी, पर उसमें सब कुछ जोड़ लो, वो सभी चीजें जो तुम नहीं खा रहे हो। तो कार्कास वेट अपॉन लाइव वेट है ना, लाइव वेट मतलब कि जब जिंदा था जानवर तब उसका वजन कितना था, इनटू 100 कर दो, तो जो निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग परसेंटेज बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। पिग का कितना होता है, 70 से 80% होता है। हमारे ऑप्शन में 75 दिया हो तो हमने 75 लगा दिया, ठीक है। मतलब आपको एक रेंज ढूंढनी पड़ेगी ना, जैसे उदाहरण के लिए 70 से 80 के बीच में क्या दिया हुआ है, एकमात्र क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, ठीक है। ये कभी भी फिक्स नहीं होता, इन्होंने ऑप्शन क्या दे दिया, फिक्स दे दिया। ऑप्शन हमेशा रेंज में देना चाहिए। हर सुअर एक सेम परसेंटेज नहीं देगा ना यार, हर सुअर का जो कारकास है वो सेम परसेंटेज का नहीं रहेगा, हर सुअर का अलग अलग रहेगा, इसलिए यहाँ पे रेंज रखी जाती है। लेकिन उन्होंने फिक्स कर दिया ऑप्शन, तो रेंज हम क्या रख रहे हैं, 70 से 80, ठीक है। कैटल का कितना होता है, 50 से 60%, जैसा अभी मैंने बताया। अब समझो कि पिग में किसी प्रकार का वो नहीं था, बहुत बड़ी पूंछ नहीं थी, बहुत बड़ा चमड़ी नहीं था, है ना। बहुत सारी चीजें थी, ऐसी थी जो यूज की जा सकती थी, इसलिए उनका क्या होगा, ड्रेसिंग परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन जब आप कैटल के उसमें आते हैं, उसमें मामले में आते हैं, तो कैटल के मामले में सींग भी मिल जाएगी, पूंछ भी मिल जाएगी, है ना, खुर भी मिल जाएंगे, ढेर सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। इस कारण से क्या हुआ, कार्कास परसेंटेज बढ़ गया। तो कार्कास परसेंटेज बढ़ा तो ड्रेसिंग परसेंटेज क्या हो गया, अपने आप कम हो गया, ठीक है। तो कैटल और बफेलो को ऑलमोस्ट कितना होता है, सेम होता है। सीप का और कम हो जाता है, 44 से 50% हो जाता है। गोट का 42 से 48% हो जाता है। पोल्ट्री का 68 से 72, फिश का 40-75, ठीक है। तो हर जानवर का जो वो है ड्रेसिंग परसेंटेज है वो अलग अलग होता है, वो आपको पता होना चाहिए, एक अप्रॉक्स रेंज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रेसिंग पर्सन, मैंने अभी बात करी, सींग अफेक्ट करेगी, ये सब चीजें अफेक्ट करती है। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, पहला है ब्रीड एंड एज, कि जानवर जो है वो वो है, किस वैरायटी का है, किस स्पीसीज का है, ठीक है। मतलब उदाहरण के लिए गाय की बात करें, लोग गाय खा रहे हैं आजकल, ठीक है। गाय खाने वाले को पाप चढ़ेगा, बट खा रहे हैं। तो जो गाय खा रहे हैं जो लोग, तो समझो कि गाय किस उसकी है, ब्रीड की है, इंडियन देसी ब्रीड है या फिर विदेशी जर्सी काऊ ब्रीड है ना। तो अब काऊ की उसमें बात करेंगे और इंडियन के उसमें बात करेंगे, तो यहाँ पे ड्रेसिंग परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ड्रेसिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे फैट की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे फैट की मात्रा क्या है, शरीर में कम है, ठीक है। एज पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ फैटनेस पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने यही बताया। गट फिल एट द टाइम ऑफ द स्लॉटर, है ना, कि भाई जब काटा जा रहा था तब उस काटे जाने की प्रक्रिया के दौरान उसका पेट खाली था, भरा था, इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड, हेड, फीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो मैंने बात करी, अगला आता है 28th क्वेश्चन, द fill in the blank is used for the testing the effectiveness of the bleeding of the carcass, ठीक है। अब समझो कि ये जानवर है, ये जानवर को तुमने क्या किया, बाहरी चमड़ी निकाली, कारकास निकाला उसका, तो उसमें से ब्लीडिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से या नहीं हो रही है, इसको टेस्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है। क्योंकि यदि प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी तो तुम्हारा वो जो जानवर है वो पॉइजनस हो जाएगा, तुम उसको नहीं खा पाओगे, कि खून तो पीते नहीं हो ना जानवर का, चमड़ी खा रहे हो बस। तो इसलिए ब्रीडिंग करवाना क्या है, प्रॉपर तरीके से बेहतर जरूरी है। तो कैसे पता करेंगे ब्रीडिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई इंडिकेटर यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, कोई इंडिकेटर यूज करेंगे। ये इंडिकेटर सामान्यतः कोई ना कोई क्या होती है, डाई होती है, कलर होता है। ये इंडिकेटर सामान्यतः क्या होता है, कोई ना कोई डाई होती है, कलर होता है। यहाँ पे जो इंडिकेटर इस मामले में यूज किया जाता है वो क्या होता है, मेलासाइट ग्रीन होता है। क्या होता है, मेलासाइट ग्रीन। मेलासाइट ग्रीन टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर ब्लड डिटेक्शन। क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब कि बेहतर तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो यदि ब्लड फ्लो बेहतर तरीके से होगा तो जो डाई तुमने जानवर में लगाई थी या डाली थी, वो डाई भी बेहतर फ्लो के साथ क्या करेगी, बाहर निकल करके ग्रीन कलर के साथ आएगी, ठीक है। यूजिंग स्लॉटर हाउस इंस्पेक्शन एंड मीट हाइजीन चेक्स, है ना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या मतलब निकाला जाता है ना, कि भाई हम कब मानेंगे कि ये डाई ने काम किया अथवा नहीं किया, बेहतर फ्लड हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लो गुड 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 ब्लीडिंग हम कब मानेंगे, कि नो ग्रीन कलर अपियर्स, प्रॉपर ब्लीडिंग मीट इज लाइकली सेफ, ठीक है। मान लो सिंपल सा तुमने क्या किया, कारकास बाहर से निकाल दिया, चमड़ी बाहर से निकाली, ब्लीडिंग होने लग गई, तुमने डाई ऑलरेडी अंदर डाल दी थी, है ना, तुमने क्या कर दिया था, डाई ऑलरेडी अंदर डाल दी थी,
अब हुआ क्या कि जो डाई थी, वो जो कलर था, है ना, मेलासाइट था, वो बाहर नहीं आ रहा है। तो वो यदि वो बाहर नहीं आ रहा है तो हम इसको मान के चलेंगे कि ब्लीडिंग क्या हुई है, बेहतर तरीके से हुई है। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट कब मानेंगे, यदि पुअर ब्लीडिंग हो रही है। यदि पुअर ब्लीडिंग हो रही है तो टेस्ट पॉजिटिव होगा और डाई बाहर आएगी। ठीक है, तो हम इंटरप्रिटेशन कैसे निकालते हैं उस डाई से, वो यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा, इस डाई के अलावा, मेलासाइट ग्रीन के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट यूज किया जाता है ना, जो उसमें आपके ऑप्शन में था सोडियम नाइट्राइट, है ना। तो जो सोडियम नाइट्राइट आपके ऑप्शन में था, उसको कैसे यूज किया जाता है, एज अ क्योरिंग एजेंट यूज करते हैं, या फिर कैसे यूज करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। ठीक है, क्योरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव के तौर पे किसको यूज करते हैं, सोडियम नाइट्राइट को यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम एब्जॉर्बेट भी था आपका उसी में। ये क्या है, तो दरअसल ये एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है हमारा, उसी का सॉल्ट फॉर्म है। ये क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड का ही सॉल्ट फॉर्म है। एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है। ठीक है, अब आता है 29th क्वेश्चन। द लार्वल निमोटोड worm seen in a striated muscle of a pigs infecting human beings after ingestion of the such infected pork is, है ना। सुअर की धारीदार मांसपेशियों में पाया जाने वाला लार्वल नेमाटोड कृमि जो संक्रमित पोर्क के सेवन से मनुष्यों को संक्रमित करता है, वह कौन सा होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर हम जिस वॉर्म की बात कर रहे हैं, जिस निमोटोड, लार्वल निमोटोड वॉर्म की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है, तो वो है हमारा ट्रिचिनेला स्पाइरलिस, है ना। कौन है, ट्रिचिनेला स्पाइरलिस है। ट्रिचिनेला स्पाइरलिस इज अ पैरासाइटिक राउंड वॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकिनोसिस डिजीज, है ना, इन ह्यूमंस। और ये जो ट्रिचिनेला स्पाइरलिस है, वो किस में पाया जाता है, सुअर्स में पाया जाता है, पिग में पाया जाता है। और यदि आप सुअर का मांस खाते हैं तो आप में ट्रिकिनोसिस डिजीज होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अपने आप। ठीक है, अगला आता है पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ग्रीन रॉट इन एग्स इज मेनली कॉज्ड बाय सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। तीसरा है ब्लूम इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अ मीट यूजिंग सॉल्ट। चौथा है पोर्क एंड पोल्ट्री मीट आर मोर ससेप्टिबल टू रेंसिडिटी एज दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देन दी अदर मीट्स। ये जो रेंसिडिटी की समस्या है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है, फैट्स में ही पाई जाती है। क्या होता है इसमें कि जब फैट ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो अपना ऑर्डर, अपना टेस्ट, सब कुछ खो देता है। अब कोई ऐसा फूड आइटम जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, उसमें रेंसिडिटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी अपने आप। तो सही स्टेटमेंट है पहला, और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। हम बात करते हैं ब्लूम की। कहता है कि ब्लूम इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ अ मीट यूजिंग सॉल्ट। नहीं, तो ब्लूम रिफर्स टू द ब्राइट रेड कलर दैट अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्रेशली कट मीट व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। तो उसका प्रिजर्वेशन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्या होता है ब्लूम, ब्लूम का सामान्य सा मतलब है कि यह एक ऐसा ब्राइट रेड कलर है जो किस में आता है, मीट में आता है। कब आता है, जब फ्रेशली कट मीट को हम क्या कर देते हैं, खुली हवा में रख देते हैं। तुमने जानवर काटा, जो मांस निकला उसको तुमने क्या है, प्लेट में निकाल करके खुली हवा में रख दिया। अब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और उसमें क्या आ जाएगा, ब्राइट रेड कलर आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया वो। तो उस ब्राइट रेड कलर को हम क्या बोलते हैं, ब्लूम। क्या हुआ, ब्लूम। ठीक है, तो ये कॉज क्या होता है, ऑक्सीमोग्लोबिन। अब ये हुआ कैसे, तो समझो कि जो ऑक्सीजन था हवा में, खुली हवा में, उसने रिएक्ट किया किसके साथ, मांस के साथ। मांस में अभी क्या था, ब्लड था। मांस में अभी क्या था, ब्लड था। ब्लड में क्या था, हीमोग्लोबिन था। ब्लड में क्या था, हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन में क्या था, हीम था। क्या था, हीम था। हीम क्या होता है, आयरन होता है। आयरन मतलब, अब क्या किया, ये जो लोहा आयरन आया है, किसने, इसने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। ये क्या प्रक्रिया हुई यहाँ पे, ऑक्सीमोग्लोबिन की प्रक्रिया हुई। और साथ ही में किसने रिएक्ट किया, ग्लोबिन प्रोटीन ने भी रिएक्ट किया। किसने रिएक्ट किया, ग्लोबिन प्रोटीन ने। हीमोग्लोबिन, हीम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन, इन सब के रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, ब्राइट रेड कलर निकल करके आया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्योरिंग क्या होता है या सॉल्टिंग क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने मेरे ख्याल से इसको पहले भी पढ़ के रखा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था हमको, सेकंड ऑप्शन, ग्रीन रॉट इन एक्स मेनली कॉज्ड बाई सूडोमोनास फ्लोरोसेंस। बात बिल्कुल सही थी, लेकिन इस प्रकार के और भी रॉट क्या है, एक्स में होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन रॉट की बात करें तो किसके कारण हुआ, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस के कारण। ऐसी ब्लैक रॉट होता है ना, जो
प्रोटियस या स्यूडोमोनास या एरोमोनास स्पीसीज के कारण होता है। पिंक रॉट स्यूडोमोनास सिंसिएना के कारण होता है। रेड जो रॉट होता है वो सेरेटिया मार्सिसेंस के कारण होता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के भी रॉट इसमें होते हैं। एक दो नाम आपको शुरू में जो दिए हुए थे वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया, हमने 19 से चालू किया था, ये 30, सॉरी ये 30। अब यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन से इन्होंने क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इन लोगों के सिलेबस का हिस्सा था, हमारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं। वो क्या दिया इन्होंने सीआरपीसी पढ़ने को दिया हुआ है। अब तो सीआरपीसी रही भी नहीं, ठीक है, बट इन्होंने सीआरपीसी पढ़ने को दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जैसे बात करें, कई आरोपियों के विरुद्ध शिकायत में यदि शिकायतकर्ता किसी एक आरोपी के विरुद्ध अपनी शिकायत वापस लेता है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट के केस खत्म कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये क्वेश्चन हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के इन्होंने कहां तक, 37 तक इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, कहां तक, 37 तक इसी प्रकार क्वेश्चन दिए हुए हैं। 38 से क्या चालू होगा, वापस से फूड साइंस के क्वेश्चन चालू होंगे। तो हम इस 38 क्वेश्चन नंबर से जो क्वेश्चन होंगे इनको नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। आज की क्लास में हम इनको यहाँ पे बाइंड अप करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 31 से 37 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, तो हम क्यों उसमें फालतू के पचड़े में पड़े। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 37 से आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।